सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग बनाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं दें। तो आज की चर्चा करने से पहले हम आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव को आप लोग शेयर करें फेसबुक के माध्यम से, ताकि फिरोज़ाबाद की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर जनता तक पहुंचे और आप लोग जो मुद्दे हैं, जो हकीकत है, उससे रूबरू हों। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, रामदास मानव जी, जो विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी भी थे। उन्होंने अपने दम पर चुनाव भी लड़ा। उसके बाद अगर हम उनकी परिचय कराएं 1 मिनट में, तो हमेशा श्रमिकों की आवाज़ को उठाते, श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को उठाते, श्रमिकों के लिए हमेशा, चाहे वो साइकिल से यात्रा की बात हो, पैदल यात्रा की बात हो, चाहे वो धरने की बात हो। और आज गौर करने वाली बात है कि रामदास मानव जी ने चुनाव से पहले ये बेड़ियां पहनी हुई है, अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। लगभग ये बेड़ियां हमने उससे पहले भी बताया था, आज भी बताएं, 1 से 2 या 5 किलो की होंगी भाई साहब ये बेड़ियां, लगभग करीब 5-6 किलो की तो ये बेड़ियां हैं जिसको पहने हुए हैं रामदास मानव जी। आखिर क्यों नहीं उतार रहे अब तक ये बेड़ियां? चुनाव भी खत्म हो गया, ऐसी क्या वो प्रतिज्ञा है, ऐसा क्या वो संकल्प है? आइए उन्हीं से एक बार फिर पूछते हैं। और खास बात ये कि ये बेड़ियां देखकर आखिर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई देता और क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करते? बहुत बहुत स्वागत है रामदास मानव जी आपका। नमस्कार, आपका और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जी बिल्कुल। मेरा पहला सवाल, हमने आपको चुनाव से पहले भी देखा था, आप अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा था, आज भी क्या ऐसी वजह है, ऐसा क्या संकल्प लिया है आपने? मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से जब ये बेड़ियां धारण की थी, उस समय भी मैंने ये बताया था कि ये बेड़ियां फिरोजाबाद का जो मजदूर है जी, इन मजदूरों की गुलामी को प्रदर्शित करती हैं ये बेड़ियां जी। और फिरोजाबाद के मजदूरों की गुलामी को तोड़ने के लिए, उनको काटने के लिए ही मैंने इन बेड़ियों को धारण किया है। किस तरह से? फिरोजाबाद में जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं जी, जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, इन बेड़ियों के माध्यम से उनके कानों तक ये आवाज जानी चाहिए कि फिरोजाबाद का जो मजदूर है वो फिरोजाबाद के कारखानों में 8 घंटे के स्थान पर 11-11 घंटे काम करता है और उसको 8 घंटे की मजदूरी मिल पाती है। पूरे भारत में फिरोजाबाद एकमात्र ऐसा शहर है जहां के मजदूर को भोजन अवकाश का समय नहीं मिलता है। जी। दूसरी बात, फिरोजाबाद के मजदूरों के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे शहर के माननीय विधायक जी के प्रयास से चूड़ी ढुलाई करने वाले मजदूरों के हित के लिए, अधिकारों के लिए, उनको मिनिमम वेजेस निर्धारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2021 को एक शासनादेश जारी किया गया, जिसकी वाहवाही हमारे शहर के माननीय विधायक जी ने ली, काफी प्रचार किया गया। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि वो शासनादेश का पालन फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा। तमाम जगह बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद के अधिकारियों पर, फिरोजाबाद के उद्योगपतियों पर माननीय योगी जी की सरकार का मजदूरों के हित में और सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। इसको लेकर कोई भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। अगर हम बात करें कि मजदूरों के साथ में जुल्म हो रहा है या उनके साथ उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आखिर किस तरह से, क्या ऐसी वो समस्याएं हैं श्रमिकों के लिए जो हमेशा उत्पन्न है, वो अभी तक कोई भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि किसी भी कारखाने में काम करने वाले मजदूर की हाजिरी कारखाने में लगनी चाहिए। जी। मजदूरों को 12 से 1500 डिग्री के बीच में जो फिरोजाबाद की भट्टियां हैं, इनका टेम्परेचर होता है। इन 1200 से 1500 टेम्परेचर के बीच में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो कांच है वो लावा की तरह पिघलता है, इस पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा जैसे ESI है, जी, EPF है, इनकी सुविधाओं का लाभ फिरोजाबाद में नहीं मिलता है। यहाँ पर लगभग 5 लाख के करीब मजदूर हैं, लेकिन ESI और EPF की
जो श्रेणी में हैं वो पूरे जनपद में, जिसमें हिंदलैंप के मजदूर भी शामिल हैं, उनको मिलाकर फिरोजाबाद में अभी तक 20,000 मजदूर नहीं हुए। आखिर इन मजदूरों की जो व्यथा है, दूसरी स्थिति है कि कारखानों में काम करने के दौरान भट्टियां फट जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। अभी पिछले साल आपने देखा होगा, आदर्श कांच उद्योग है ऑल साइडिंग रोड पर, उसमें आग लगी थी। 2 दिन तक दमकलों ने आग को बुझाया जी। और भट्टी जब फट गई तो तमाम मजदूर बेसमेंट के अंदर दबे हुए थे, जहां वो टैंक बना हुआ उसके पास में, उसमें घुस गए थे और लाइट कट गई थी। उनमें से एक मजदूर की मौत चक्कर खाने के कारण, जो उससे सर में चोट लगी, उस चोट से वो मजदूर की कुछ समय के बाद बीमार रहा, इलाज कराया और आखिर में उसकी मौत हो गई। आजाद नगर का मजदूर था, लेकिन उसके परिवार को भी फैक्ट्री ओनर या सरकार की तरफ से 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। फिरोजाबाद में इस प्रकार के हादसे होते हैं, इनको रोकने की जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड की है। श्रम विभाग और फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो कारखाना निदेशक हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि मजदूरों को सुरक्षा के उपकरण मुहैया कराएं फिरोजाबाद के सेवा आयोजक, लेकिन फिरोजाबाद में नहीं होता है। फिरोजाबाद में ऐसा होता है कहीं भी। दूसरा, आपने देखा होगा आगे आपके रोड के सामने से ट्रैक्टर पर, ट्राली पर मजदूर लटके जाते हैं और उनके लिए रोकथाम, यानी उनके परिवहन की व्यवस्था है। अगर ट्रैक्टर पलट जाता है, ट्रैक्टर के साथ कोई घटना घट जाती है, तो कोई क्लेम उन मजदूरों को नहीं मिलता है। यहाँ कारखाने के अंदर भी जो मजदूरों की डेथ हो जाती है, उन मजदूरों की लाश को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है और फैक्ट्री ओनर कहता है कि हमारे कारखाने का तो मजदूर ही नहीं था, हम क्लेम किस बात करते हैं। आखिर भाई साहब, देखा जाता है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाए श्रमिक या मजदूर, क्योंकि उसी के अंदर गुण होते हैं कारीगरी के, काम के। लेकिन आज के हालात ये हैं, जबकि फिरोजाबाद तो सबसे ज्यादा श्रमिक वर्ग यहाँ रहता है, आखिर क्यों इतने जुल्म हो रहे हैं और अभी तक कोई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? देखिए, चौधरी राजाराम यादव के बाद जी कोई भी जनप्रतिनिधि फिरोजाबाद के मजदूरों के बीच में से मजदूरों का प्रतिनिधि बनके नहीं निकला। मजदूरों के वोट से प्रतिनिधि चुन के तो जाते हैं, चुनाव से पहले तो ये वादा भी करते हैं प्रतिनिधि कि यदि मैं आपकी मांग को और आपके वादे को मैं पूरा नहीं करा पाऊं तो मेरे मुंह पर थूक देना या मेरे मुंह पर पेशाब कर देना। ऐसा जनप्रतिनिधि वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो उसको थूक के चाट लेते हैं। ये तो मैंने भी जी चुनाव के दौरान मजदूरों से ये वादा किया था कि आपकी गुलामी की जो जंजीरें हैं, जिनमें आप जकड़े हुए हैं, इन जंजीरों को जब तक मैं काट नहीं दूंगा तब तक मैं अपने शरीर पर पड़ी हुई इन बेड़ियों को मैं उतारूंगा नहीं। ये मेरा संकल्प था। आज भी मैं इन बेड़ियों को इसी लिहाज के साथ पहने हुए हूं कि लोगों को ये याद रहे कि मैंने जो वादा किया था, मैं उनकी बेड़ियां काटने में असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे पास इतना पावर नहीं है। मैं आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता हूं। अभी 15 जून से फिरोजाबाद के मजदूरों के अधिकारों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर एक धरने का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हम आमरण अनशन भी करेंगे और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह से प्रशासनिक अधिकारी या तो इन मजदूरों की समस्याओं का निदान कराएं, और यदि निदान नहीं कराएं तो ऊपर वाले भगवान से भी मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे इस शरीर को इतनी शक्ति प्रदान करे कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन वहां पर अनशन से मैं उठूं नहीं। अच्छा भाई साहब, ये अनशन, आमरण अनशन तमाम देखते हैं हम, आखिर क्या वजह है आए दिन श्रम विभाग के सामने, अधिकारियों के सामने श्रमिक अपनी आवाज को लेकर पहुंचते हैं, अपने मांगों को लेकर पहुंचते हैं और अब तक बेरंग लौटना पड़ता है। अभी तक सब आश्वासन दे देते हैं, उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जाता? यहाँ के श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं और जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन पर उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनप्रतिनिधि का अनैतिक और अनावश्यक दबाव है। सुनने में ये आया है जानकारी में कि वो कई फैक्ट्रियों में भागीदार भी हैं और इसलिए
अपने उद्योगों को बचाने के लिए चूड़ी का जो उद्योग है इसको वो बंद कराना चाहते हैं। अगर चूड़ी के उद्योग को जो गैस मिल रही है, ये सस्ती दर की जो गैस है, अगर ये फैक्ट्रियां बंद रहेंगी तो जिनमें उनकी भागीदारी है, आईएस फैक्ट्रियां हैं जिनमें बोतल बनती है, मशीन से काम होता है, उनको सस्ती दरों पर गैस मिलेगी, उसका लाभ सीधा सीधा माननीय जी को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मेरा ये मानना है कि फिरोजाबाद के चूड़ी के जो इकाइयां हैं और ग्लोइंग की जो इकाइयां थी, इनको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सस्ती दर पर गैस 1995 में दी गई थी। लेकिन उस गैस को यहाँ के जो उद्योगपति हैं, इन्होंने चालाकी के साथ छोटे और लघु उद्योगों की जो गैस है और एपीएम गैस है और दूसरी प्रकार की जो गैस है और स्पॉट आरएलएनजी गैस, ये 3 प्रकार की गैसें हैं, इनको मर्ज कराकर इन्होंने एकीकृत गैस की रेट निर्धारित कर दी गई सारे कोर्टों को। हमारा ये मानना है और हमारी मांग भी है कि फिरोजाबाद के कांच की उत्पादन जो इकाइयां हैं, चूड़ी का उत्पादन करती हैं, जो पॉट पर आधार पॉट फर्नेस हैं, इन इकाइयों को भारत सरकार 25% गैस की सब्सिडी इनको दी, जिससे फिरोजाबाद का उद्योग जिंदा रहे। सरकार एक तरफ तो दावे करती है बड़े बड़े कि श्रमिकों के लिए हम ये योजनाएं चला रहे हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए हम ये योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ, आप तो श्रमिकों की आवाज़ उठाते हैं, चूंकि आपने श्रमिकों के लिए बेड़ियां भी पहनी है, क्या लगता है वाकई सरकार के जो वादे और दावे हैं वो धरातल पर है या सिर्फ ऐलान है, बयान है, कोरे? देखिए, सरकार के जो वादे हैं और योजनाएं हैं, इन योजनाओं को जमीन पर बिना रिश्वत के अमली जामा नहीं पहनाया जाता। आप कितने भी पात्र हैं, तमाम लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो पात्र होते हुए उनकी बेटियों की शादी हुई और उन्होंने जब रिश्वत नहीं दी तो उनकी बेटियों को भवन निर्माण के मजदूर की हैसियत से उनके फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया। जिन लोगों का जो भवन निर्माण की कैटेगरी में नहीं आते और भवन निर्माण का उन्होंने कार्ड बनवा रखा है और वो रिश्वत देते हैं, एक श्रम विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और रिश्वत जब देते हैं तो वहां पर जो लेबर इंस्पेक्टर है वो लेबर इंस्पेक्टर फर्जी रिपोर्ट लगा देता है, उनका पंजीकरण कर लेता है, किसी को ये देखता भी नहीं है कि ये भवन निर्माण का काम करने वाला व्यक्ति है या नहीं है। तो भवन निर्माण में तमाम प्रकार का भ्रष्टाचार है जो सरकार की योजना है। ये तो श्रमिकों की समस्याएं होगी। अगर हम बात करें जहां श्रमिक रहते हैं, श्रमिक बस्तियां, अभी मैंने देखा तो श्रमिकों के बच्चे पढ़ने के लिए मोहताज है, शिक्षा पाने के लिए मोहताज है। उनका ये कहना है पैसे के अभाव या प्राथमिक विद्यालय नहीं है, महंगाई की वजह से हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो क्या एक श्रमिक के बच्चे को अधिकार नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, एक अच्छा अफसर बने, एक अच्छी कंपटीशन की तैयारी करे? सबसे पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शिक्षा से पहली आवश्यकता है कि मजदूर का जिंदा रहना। जो बच्चे हैं उन बच्चों को जिंदा रखने के लिए फिरोजाबाद के जो जुड़ाई के मजदूर हैं या कारखाने के मजदूर हैं, इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने परिवार को और अपने बच्चों को जिंदा कैसे रखें। सरकार उनको सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करा देती है, लेकिन खाद्यान्न के साथ साथ इसको पकाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो उनको जो मजदूरी मिलती है, उस मजदूरी में परिवार का जो गुजारा है, जो आवश्यकता है, वो पूर्ति नहीं होती है। जब पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उस काम में पति पत्नी और उसके जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो सारे बच्चे उस काम में नियोजित होते हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए महंगी शिक्षा सरकारी स्कूल में पढ़ाकर केवल नाम तो होगा कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि इस कंपटीशन के दौर में जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए उनके स्तर को उठाने के लिए, उसके लिए मजदूरों के पास पैसे नहीं।
क्या सरकार, देखा जाता है कि पिक्चर पर टैक्स जो लगता है उसको निःशुल्क कर दिया जाता है और तमाम चीज़ें जो वे बुनियादी हैं हमारे देश के लिए, क्या शिक्षा पर टैक्स जो लगते हैं, महंगे टैक्स लगते हैं, उनको नहीं हटाया जा सकता ताकि एक आम व्यक्ति का बच्चा भी पढ़ सके? देखिए, शिक्षा पर टैक्स की बात नहीं है, शिक्षा पर किसी भी प्रकार का कर नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो सरकारी बुकें हैं, वो एक समान एक कोर्स सभी विद्यालयों में लागू होनी चाहिए। और एक कोर्स के आधार पर जब शिक्षा प्रणाली लागू होगी तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। अच्छा रामदास मानव जी, आप तो श्रमिकों की आवाज़ उठाते हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपके इर्द गिर्द तमाम श्रमिक मोहल्ले हैं। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? और अगर मैं बारीकी से जानना चाहूँ तो क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में है? और लगभग कितने श्रमिक विद्यालय हैं जो बच्चे शिक्षा पा रहे हैं? मैं करबला मोहल्ले में रहता हूँ और ये पूरा फिरोजाबाद ही मेरा घर है, क्योंकि यही मेरी कर्मभूमि है और हर मोहल्ले से मैं जुड़ा हुआ हूँ। श्रमिक विद्यालयों से मजदूरों का भला नहीं होगा। केवल मजदूरों के बच्चे जो मजदूरों के परिवार में किसी प्रकार की आर्थिक मदद यानी अपने परिवार के लोगों के साथ हाथ बटाने का काम करते हैं, उनको श्रमिक विद्यालयों से, क्योंकि ये बाल श्रमिक परियोजनाएं एक लंबे समय से फिरोजाबाद में संचालित हैं, लेकिन इसके बाद भी फिरोजाबाद के मजदूरों का और मजदूरों के परिवार का कोई इससे भला नहीं हुआ। बाल श्रम रुका नहीं, आज भी चाय के होटल और तमाम चीजों पर बच्चे काम करते हैं। क्या वजह रही है? वजह, जब तक मजदूरों की जो इनकम है उसको वृद्धि करने का काम सरकार नहीं करेगी, तब तक किसी भी हालत में बाल श्रम को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम विकास की बात करें, विकास की अगर बात करें, क्या लगता है विकास कितना होता है श्रमिक क्षेत्रों में? आप फिरोजाबाद के लगभग हर मोहल्ले में आप घूमती हैं, जाती हैं, देखती हैं, आपको मालूम होगा कि फिरोजाबाद के मजदूरों का जो रहन सहन है और उनका खान पान का जो स्तर है, वो आप समझिए यहाँ पर 4th क्लास के कर्मचारी क्या, एक भिखारी से भी बदतर स्थिति फिरोजाबाद के मजदूर की है। जो बसों में भीख मांगने वाले लोग हैं उनका जीवन स्तर फिर भी अच्छा है अपेक्षा फिरोजाबाद के मजदूर के। यहाँ के मजदूर को आज काम करने गया तो नगद भुगतान हो गया, कल उसके परिवार में अगर कोई बीमार होता है तो उसको इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ये फिरोजाबाद के मजदूरों के साथ विडंबना है। जो मजदूर घरों में काम करते हैं, इन मजदूरों को भी आयुष्मान कार्ड तो उनको मिल गए हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड की योजनाओं का लाभ मजदूरों को कतई नहीं मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं पहले पैसे जमा कराइए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसी स्थिति में अब मजदूर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और बहस करने की उसकी क्षमता नहीं होती, वो अपने मरीज को या तो वहां से छुट्टी करा लेता है और भगवान भरे छोड़ देता है, या कहीं से कर्ज लेकर उस हॉस्पिटल को पेड करता है और यहाँ उसके बाद वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति की जान बचा पाता है। बिल्कुल रामदास मानव जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप कई दिनों से इस बेड़ियों को पहने हैं, मानव अधिकार का उल्लंघन भी है, क्या किसी अधिकारी ने, जिले के जिम्मेदार अधिकारी ने आपसे प्रश्न किया, आपसे सवाल किया कि आप ये बेड़ियां क्यों पहने हैं? नहीं, मेरी एसएसपी साहब से भी एक दिन बात हुई थी और उन्होंने कहा कि अब तो चुनाव खत्म हो गया है तो इनको उतार दीजिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये फिरोजाबाद के मजदूरों के उद्धार करने के लिए, उनकी बेड़ियों को काटने के लिए मेरा संकल्प है और ये बेड़ियां मैं तब तक नहीं उतारूंगा जब तक फिरोजाबाद के मजदूरों को 8 घंटे काम के लिए सायरन की व्यवस्था नहीं हो जाती, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए शासनादेश का पालन नहीं हो जाता। ये बातें हैं, ये 2 मांगे महत्वपूर्ण हैं। कारखानों में 8 घंटे काम के लिए सायरन की व्यवस्था और जुड़ाई मजदूरों के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए शासनादेश का इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक मैं किसी भी हालत में इन बेड़ियों को नहीं उतारूंगा। आखिरी सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर हम कहें, श्रमिक क्षेत्र, जगह जगह तमाम श्रमिक लोग रहते हैं।
उनके परिवारों की दिशा और दशा क्या है, क्या स्थिति है, और उसके लिए आपके पास क्या सुझाव है? फिरोजाबाद के मजदूर की जो दशा है वो बहुत दयनीय स्थिति में है। दूसरों के रहमो करम पर फिरोजाबाद का मजदूर जीवित है। यहाँ पर कारखाने बंद हैं, मजदूरों को पूरा रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको जीविका की जो अर्निंग होती थी वो नहीं हो पा रही है। और इनके अधिकारों के लिए हम केवल संघर्ष ही कर सकते हैं। हम मजदूरों से ये नहीं कह सकते कि हम कोई फैक्ट्री आपकी लगवा देंगे जिससे हम आपका फायदा होगा। ये फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि फिरोजाबाद में नए उद्योगों की स्थापना कराने के लिए हरित प्राधिकरण में पहल करें और फिरोजाबाद में उद्योगों की स्थापना पर लगी हुई जो रोक है इसको हटवाएं। और जिन आईएएस, चूंकि यहाँ पर सीमा विस्तार करते हुए गैस का कोटा तो हो गया और उसकी क्षमता विस्तार कर दी गई फैक्ट्री की, उससे प्रदूषण नहीं बढ़ा, लेकिन नई इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो उससे प्रदूषण फैलेगा। 1995 में जितनी गैस का कोटा फिरोजाबाद को मिला था, आज उसका 4 गुना कोटा फिरोजाबाद में है। इसके बाद भी नई इकाइयां स्थापित नहीं है। इसलिए फिरोजाबाद के जो उद्योगपति हैं, जो कारखानेदार हैं, वो मजदूरों का शोषण अपनी एक मोनोपोली के तहत करते हैं और मजदूर पूरी तरह से गुलाम है। और उसको गुलामी से मुक्त कराने मेरा ये संकल्प है, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, और मैं उनको आजाद कराए बगैर इन बेड़ियों को मैं नहीं उतारूंगा। मन में ठान के रखा है जी। कुछ सोचा है बेड़ियां कब उतारेंगे? नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। मैं आपसे कहूँ, मेरे तमाम जो शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, जो मुझसे बहुत हमदर्दी करते हैं, वो सब लोग ये चाहते हैं कि इन बेड़ियों से आपकी गर्दन में जो नस दब जाएगी, आप जीवन भर के लिए बीमार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी चिंता लाजमी है। मेरे को जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि आप इनको उतार दें जी। लेकिन मैं हर हालत में, क्योंकि मैंने जो प्रण किया है वो प्रण अगर मैं नहीं पूरा कर पाया तो इससे बेहतर तो ये है कि ईश्वर मेरे को मौत दे दे कि इन मजदूरों के मैं काम नहीं आ पाया, मैं मजदूरों का उद्धार नहीं कर पाया। वरना जिले के जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी फिरोजाबाद, जिले के सर्वे सर्वाधिकारी हैं, अगर ये चाहते हैं कि मैं ये बेड़ियां उतारूं तो निश्चित तौर पर फिरोजाबाद के मजदूरों को 8 घंटे काम के लिए कारखाने के बाहर गेट पर बोर्ड लगवा दें, उस पर टाइम निश्चित कर दें, मजदूरों को भोजन के अवकाश का बोर्ड लगा दें और सायरन सिस्टम लागू कराने के साथ साथ चोरी चुराई मजदूरों का जो जीओ है उसका पालन कराएं। मैं बेड़ियां उतार दूंगा। बिल्कुल। तो ये आप सुन रहे हैं फिरोजाबाद के शान भी कहें कहीं ना कहीं, चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग मजदूर जिसकी आवाज़ को उठा रहे हैं और आवाज़ के लिए करीब कई किलो की ये बेड़ियां कई महीनों से पहने हुए हैं और दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक मजदूरों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आपको बता दें कि ये बेड़ियां नहीं उतरेंगी। ऐसा रामदास मानव जी का कहना है। और सबसे बड़ी बात ये कि मजदूरों की जो मांग है उनको पैसा जो है उनके कीमत, उनकी जो काम है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तब तक मजदूरों के, जब तक ये बेड़ियां नहीं उतारेंगे। देखते रहे RK TV। नमस्कार।